Assalamualaikum students. Today we are going to study about rheumatoid arthritis. First of all, what is rheumatoid arthritis? It is a chronic condition. जब भी हम कहते हैं कोई chronic condition होती है, what does it mean? कि इसकी duration more than 6 weeks है. तो पहली चीज़ क्या होगी? rheumatoid arthritis is a chronic condition. Secondly, it is an inflammatory condition. It is an inflammatory condition. अब rheumatoid arthritis के पीछे पैथोजेनेसिस क्या है? इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज. इट इज क्रॉनिक, इन्फ्लेमेटरी एंड ऑटो इम्यून डिजीज. अब आर्थराइटिस का मतलब क्या है? कि जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है. लेकिन विच टाइप ऑफ आर्थराइटिस? ईदर इट इज मोनो आर्थराइटिस, ओलिगो और पोली. सो rheumatoid arthritis is polyarthritis. Polyarthritis means it involves more than 5 joints. 4 points हो गए. Next point is that rheumatoid arthritis as it is an autoimmune condition. और हम ये पढ़ते हैं कि autoimmune condition ज़्यादातर जो है वो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है. तो rheumatoid arthritis is common in females age between 30 to 50 years. उसके बाद यहाँ जो पोलीआर्थराइटिस होता है ये कैसा होता है? इट इज सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट. सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट. और इसके साथ साथ कौन से जॉइंट्स rheumatoid arthritis में मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं? दीज आर स्मॉल जॉइंट्स. स्मॉल जॉइंट्स जो है वो सबसे ज़्यादा rheumatoid arthritis में इन्वॉल्व होते हैं. इसके साथ साथ इन पेशेंट्स में क्या होता है? करेक्टरिस्टिक फीचर है कि मॉर्निंग स्टिफनेस. जब सुबह उठेंगे तो पेशेंट्स कंप्लेन करेंगे कि इनके जो जोड़ होते हैं वो अकड़े हुए होते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता जब काम करना स्टार्ट करते हैं तो पेन जो है वो रिलीव हो जाती है. सो दिस इज़ नोन एज मॉर्निंग स्टिफनेस. और rheumatoid arthritis के पेशेंट्स में जो मॉर्निंग स्टिफनेस है वो मोर देन 1 आवर तक रहती है. सो दीज आर द जनरल टर्म्स जो पता होने चाहिए कि rheumatoid arthritis में मेनली क्या क्या चीज़ें होती हैं. उसके बाद हम पढ़ेंगे rheumatoid arthritis की पैथोजेनेसिस क्या होती है. पैथोजेनेसिस, इसमें हमारे पास पैथोजेनेसिस में एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं एंड जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं. इसकी पैथोजेनेसिस के लिए हम इस टेबल से इसकी पैथोजेनेसिस समझेंगे. डेविडसन में ये पूरा ग्राफ बना हुआ है और इट इज़ वेरी वेरी इजी. इससे समझना बहुत आसान है. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या बताया हुआ है कि कोई भी होस्ट प्रोटीन होता है, कोई भी इन्वायरमेंटल ट्रिगर उस पर एक्ट करेगा, जैसे कि स्मोकिंग हो गई या फिर इन्फेक्शन वगैरह हो गया, जिसकी वजह से होस्ट का अपना प्रोटीन जो होता है वो मॉडिफाई हो जाता है. और जब वो प्रोटीन मॉडिफाई हो जाएगा और वो इम्यूनोजेनिक बन जाएगा, यानी कि अब हमारी बॉडी उससे एज अ फॉरेन एजेंट रिकग्नाइज करेगी. और हमारी बॉडी में कौन से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं? दीज आर डेंड्राइटिक सेल्स. तो जब प्रोटीन जो है वो इम्यूनोजेनिक बन गया तो डेंड्राइटिक सेल्स जो है वो हाइपर एक्टिव हो गए. उन्होंने इसे एज एन एंटीजन रिकग्नाइज किया और इसने जो आगे का रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा, इसका रिस्पॉन्स इंक्रीज़ हो जाता है. क्यों इंक्रीज़ हो जाता है? क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होती है. अब डेंड्राइटिक सेल्स ने क्या किया? इन्होंने एंटीजन प्रेजेंट किया टी सेल्स को एंड दीज टी सेल्स देन बिकम एक्टिवेटेड. जब टी सेल्स एक्टिवेट हुए उन्होंने इन साइटोकाइंस, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स वगैरह रिलीज़ किए. फॉर एग्जांपल ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा. इसकी वजह से क्या हुआ? जो साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट थे वो एक्टिवेट हो जाते हैं और साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट बहुत ज़्यादा और साइटोकाइंस वगैरह और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स वगैरह रिलीज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल ये रिलीज़ करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन वेजोडाइलेशन. इसके अलावा ये क्या सिक्रीट करते हैं? मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेसेस, जिसका काम क्या होता है? मैट्रिक्स की डिग्रेडेशन करना. तो इसकी वजह से क्या होता है? हमारे पास कार्टिलेज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है. इसके साथ साथ ये क्या सिक्रीट करते हैं? मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स. और हमने जब बोन की बेसिस पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि जो फैक्टर होता है ये ऑस्टियोक्लास्ट प्रिकर्सर्स को एक्टिवेट करता है. और जब ऑस्टियोक्लास्ट प्रिकर्सर्स एक्टिवेट हो जाते हैं देन व्हाट दे डू, ये बोन की रिजॉर्प्शन करवाते हैं, यानी कि बोन की इरोजन्स हो गई हैं.
तो ये सारा काम किसने किया? साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट ने किया, जिसको टी सेल्स ने स्टिमुलेट करवाया था बाय सिक्रेटिंग ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। इसके साथ साथ टी सेल्स का जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और इंटरफेरोन गामा जो रिलीज करते हैं वो किस पे एक्ट करते हैं? मैक्रोफेजेस पे। और मैक्रोफेजेस इन रिटर्न दोबारा से साइटोकाइन सिक्रीट करते हैं। वो साइटोकाइंस फाइब्रोब्लास्ट पे एक्ट करते हैं, फाइब्रोब्लास्ट दोबारा एक्टिवेट होते हैं, वो भी सेम साइटोकाइंस रिलीज करके मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं, और ये इस तरह एक साइकिल चल पड़ता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? मैक्रोफेजेस इंटरल्यूकिन 6 सिक्रीट करते हैं। इसकी वजह से लिवर से एक्यूट फेस प्रोटीन्स वगैरह भी रिलीज होते हैं। ये वजह जब आगे पढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ऐसे पेशेंट्स में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है और ESR और CRP वगैरह हमें बहुत ज़्यादा रेस्ड मिलता है इस कंडीशन में। उसके अलावा जो टी सेल्स है वो रैंक लाइगेंड को भी एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से ऑस्टियोक्लास्ट प्रिकर्सर्स एक्टिवेट होंगे, अगेन बोन इरोजन्स होगी। तो वो सारा काम है जो टी सेल्स ने ये यहाँ पे कर दिया। अब टी सेल्स एक और काम भी करते हैं। टी सेल्स क्या करेंगे? ये बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, और जब बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं वो क्या बना लेते हैं? प्लाज्मा सेल्स बना लेते हैं, ताकि जो फॉरेन बॉडी हमारे फॉरेन एजेंट जो हमारी बॉडी के अंदर आया है प्लाज्मा सेल्स उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना लें। तो यहाँ पे जो हमारे पास एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? दीज आर नोन एज रिमोटाइड फैक्टर। और ये एंटीबॉडीज़ जो है एज अ इम्यून कॉम्प्लेक्स एक्ट करती हैं और वेस्कुलाइटिस वगैरह भी कॉज करवा सकती हैं। नाउ वी आर डन विद द पैथोजेनेसिस। अब हम देख लेते हैं कि रूमेटाइड आर्थराइटिस को डायग्नोस करने के लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया है। इस क्राइटेरिया में हमारे पास 4 चीज़ें हमें देखनी होती है रूमेटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट में। सबसे पहले हमें देखना होता है कि जॉइंट्स कितने इफेक्टेड हैं, क्योंकि ये पॉलीआर्टिकुलर आर्थराइटिस है तो उसमें जॉइंट्स जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होने चाहिए। फिर हम देखेंगे कि ड्यूरेशन कितनी है सिम्टम्स की। इट इज़ अ क्रॉनिक कंडीशन, तो यहाँ पे ड्यूरेशन जो है वो 6 वीक से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद जो हम सीरोलॉजी करवाएंगे तो सीरोलॉजी में हमें क्या मिलना चाहिए? हमें रूमेटाइड फैक्टर पॉजिटिव मिलना चाहिए, और इसके अलावा CCP भी हमें हाई मिलना चाहिए। और उसके अलावा हम क्या करवाएंगे? जब एक्यूट फेज रिएक्टेंट करवाएंगे तो इसमें भी हमें ESR और CRP जो है वो रेज मिलने चाहिए। तो ये 4 चीज़ें हम देखते हैं, उनकी स्कोरिंग करते हैं, और जब हमारे पास स्कोर जो है वो मोर देन 6 आएगा देन इट इज़ नोन एज डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ रूमेटाइड आर्थराइटिस। उसके बाद क्या है? रूमेटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में बहुत ही स्पेसिफिक किस्म के हमें साइंस मिलते हैं। रूमेटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट में हमें स्पेसिफिक साइंस मिलते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, विच आर स्वान नेक डिफॉर्मिटी, बॉटनियर डिफॉर्मिटी, कोकअप टो, जी डिफॉर्मिटी ऑफ थंब, बेकर्स सिस्ट, वेल्गस कैल्सेनियस एंड फ्लैट फुट। अब ये डिफॉर्मिटीज़ क्या होती है मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले हमारे पास क्या है? स्वैन नेक डिफॉर्मिटी। इसमें क्या होता है कि जो हमारा प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है उसकी हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है और डिस्टल वाले की फ्लेक्शन हो जाती है, लाइक दिस वन इज स्वैन नेक डिफॉर्मिटी। इसमें क्या है? ये हमारा क्या है? प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, इसकी हमारे पास हाइपर एक्सटेंशन हो गई है और DIP की हाइपर फ्लेक्शन हो गई है। सेकेंड डिफॉर्मिटी क्या होती है? बोटनियर डिफॉर्मिटी। बोटनियर डिफॉर्मिटी में क्या है कि जो पहले हमारे पास PIP जॉइंट है इसकी फ्लेक्शन हो गई है, जबकि DIP की हमारे पास क्या हो गई है? हाइपर एक्सटेंशन। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि अगर हम थंब को देखें, थंब में जो Z शेप थंब हो जाता है इसको बोलते हैं Z डिफॉर्मिटी ऑफ द थंब। और जो रिस्ट है, रिस्ट की रेडियल डेविएशन हो जाती है, यानी कि थंब की तरफ जो रिस्ट है वो डेविएट कर जाती है, जबकि फिंगर्स जो है वो अल्ना की तरफ डेविएट कर जाती हैं। तो अल्नर डेविएशन ऑफ द फिंगर्स, रेडियल डेविएशन ऑफ द रिस्ट, जी थंब, स्वान नेक एंड बोटनियर डिफॉर्मिटी, ये सब हमें डिफॉर्मिटीज़ नज़र आती हैं हैंड्स में। उसके बाद हमारे पास होती है बेकर सिस्ट। बेकर सिस्ट जो है हम बिहाइंड द नी सिस्ट बन जाती है, यानी कि पॉप्लीटियल रीजन में सिस्ट बन जाती है, उसको हम बोलते हैं बेकर सिस्ट। ये ज़्यादातर उन पेशेंट्स में होता है जिनमें नी साइनोवाइटिस होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं, अब हमने हैंड्स की डिफॉर्मिटीज़ देख ली, नी की देख ली,
अब हम नीचे फुट पे आ जाते हैं कि फुट पे हमारे पास क्या डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। तो फुट पे सबसे पहले हमारे पास कोकअप टो होता है। कोकअप टो इज़ जस्ट लाइक दैट। अब ये किस वजह से होता है? इट इज़ ड्यू टू सबलक्सेशन ऑफ मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट। तो कोकअप टो हमें फुट में डिफॉर्मिटी नज़र आती है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, ये जो कैल्केनियम बोन है, कैल्केनियम बोन जो है ये हो जाती है वेल्गस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेल्गस? वेल्गस का मतलब होता है अवे फ्रॉम द बॉडी। तो ये कैल्केनियम बोन अवे फ्रॉम द बॉडी, इट्स अ व्यू फ्रॉम बिहाइंड, तो कैल्सेनियल वेल्गस हो जाता है। इसके अलावा जो है फुट का लॉन्गिट्यूडनल आर्च जो है वो लॉस हो जाता है, और जब लॉन्गिट्यूडनल आर्च लॉस हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? फ्लैट फुट हो जाएगा। ये हमारे पास साइंस हो गए, क्लिनिकल फीचर्स पढ़ लिए, क्राइटेरिया पढ़ लिया, पैथोजेनेसिस पढ़ ली। नाउ व्हाट लेफ्ट बिहाइंड? अब हमारे पास आ जाती हैं लैब फाइंडिंग्स। हम कौन सी लैब करवाएंगे टू डायग्नोज रूमेटाइड आर्थराइटिस? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि रूमेटाइड आर्थराइटिस क्या है, एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या मिलेगा, हम जब करवाएंगे ESR एंड CRP विच आर एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन, तो ये हमें मिलेंगे रेस्ड। इसके अलावा चूंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो ANA करवाएंगे, वो भी हमें पॉजिटिव मिलेगा। और रूमेटाइड फैक्टर जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा इन इंडिविजुअल्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास anti-CCP जो टेस्ट है वो भी क्या मिलेगा? हमें पॉजिटिव मिलेगा। जिस तरह बॉडी में रूमेटाइड फैक्टर्स बन जाते हैं, इस तरह anti-CCP भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास के ये हमने सारे ब्लड टेस्ट और सीरोलॉजी वगैरह कर ली। उसके बाद हमारे पास होता है मेन चीज़ एक्सरे, यानी कि रेडियोग्राफिक इमेजिंग। अब एक्सरे में हमारे पास 4 करेक्टरिस्टिक चीज़ें जो रूमेटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स के एक्सरे में हमें नज़र आएंगी। व्हाट आर दैट? सबसे पहले हमें नज़र आएगा कि जो जॉइंट स्पेस है उसकी नैरोइंग हो गई है। जॉइंट स्पेस हमारे पास नैरो हो जाते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट डिफॉर्मिटीज़ जैसे कि स्वान नेक वगैरह ये भी हमें एक्सरेज पे नज़र आएंगी। और बोन की इरोजन्स हो जाती है। बोन की इरोजन्स क्यों होती? मैंने बताया था कि ऑस्टियोक्लास्ट प्रिकर्सर जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बोन की इरोजन्स हो जाती हैं। और इसके अलावा हमारे पास पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपीनिया हो जाता है, क्योंकि बोन वगैरह डिग्रेड हो रही होती हैं, तो ऑस्टियोपीनिया। ये 4 करेक्टरिस्टिक्स हमें नज़र आती हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट के एक्सरेज में। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है विच इज़ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन रूमेटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ऑटो इम्यून डिजीज से जो है मोस्टली सारे ही हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने, ये हम एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस पढ़ने लगे हैं कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्डियोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं। इसमें हमारे पास पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, कंडक्शन डिफेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं। अब कह रहे हैं कि जब एनासिड्स और स्टेरॉइड्स देते हैं, क्योंकि रूमेटाइड आर्थराइटिस के जो ट्रीटमेंट मोडालिटी है उसमें एनासिड्स और स्टेरॉइड्स भी हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ का रिस्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जबकि अगर हम ट्रीटमेंट में डिमार्ट्स ऐड करते हैं और बायोलॉजिकल एजेंट्स ऐड करते हैं तो सीवियस कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। उसके बाद हम आते हैं लंग्स में। लंग्स में हमारे पास क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकती है। इसके अलावा पल्मोनरी और प्लूरल इफ्यूजन्स हो सकती हैं। ये हमारे पास रिस्पिरेटरी सिस्टम में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कैप्लान सिंड्रोम। कैप्लान सिंड्रोम हम उस कंडीशन को कहते हैं जब हमारे पास क्या हो, एक तो रूमेटाइड आर्थराइटिस हो, साथ हमारे पास न्यूमोकोनियोसिस हो जाए और उसके साथ साथ लंग्स में नोड्यूल्स भी बन जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कैप्लान सिंड्रोम। उसके बाद हमारा जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है यानी कि ब्रेन, उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं? उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोपैथीज हो सकती हैं और इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन हो सकती है।
न्यूरोपैथी इस तरह भी हो सकती है जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया, रेडियम मीडियन नर्व वगैरह की कंप्रेशन हो गई, अल्नर नर्व कंप्रेस हो गई एल्बो जॉइंट पे, और इसके अलावा लैटरल पोप्लीटियल नर्व की कंप्रेशन होगी। इस तरह की न्यूरोपैथीज जो हैं वो भी इन पेशेंट्स में मिलती हैं। उसके बाद हमारे पास रीनल कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं। रीनल में हमारे पास क्या होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब रीनल कॉम्प्लिकेशंस भी हमारे पास जो ड्रग्स वगैरह पेशेंट्स इनटेक कर रहे होते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे हमारे पास रीनल कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं, जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, इसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया और एमिलोइडोसिस वगैरह। उसके बाद हमारे पास आइज़ में क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, ओक्यूलर कॉम्प्लिकेशंस, केराटो कंजक्टिवाइटिस सीका। इसमें हमारे पास क्या हो जाता है, ड्राई आइज हो जाती है, और स्जोगन सिंड्रोम में इट इज़ द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन। इसके अलावा स्क्लेराइटिस हो जाता है और एपीस्क्लेराइटिस। उसके बाद हमारे पास ब्लड में भी क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, एनीमिया मिल सकता है, इजिनोफीलिया मिल सकता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस मिल सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिल सकता है। ब्लड में भी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अच्छा, एनीमिया के बारे में क्या है कि जैसे एनएसिड्स इनटेक करते हैं पेशेंट्स, एनएसिड्स की वजह से एनएसिड्स इंड्यूस्ड अल्सर्स हो सकते हैं, उनकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, तो माइक्रोसिटिक एनीमिया हो सकता है। और अगर ये कंडीशन नहीं है तो हमारे पास नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया भी पेशेंट्स में दिख सकता है। उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम में भी हमारे पास डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन साथ साथ आ जाती हैं। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म जो याद करने वाली दैट इज़ फेल्टीज सिंड्रोम। फेल्टीज सिंड्रोम में क्या है, हमारे पास ना कैप्लन में भी 3 चीज़ें थी, रूमेटाइड आर्थराइटिस था, न्यूमोकोनियोसिस था और लंग नोड्यूल्स थे। इसमें हमारे पास कौन सी 3 चीज़ें हैं, इसमें हमारे पास है रूमेटाइड आर्थराइटिस जो कि जाहिर सी बात होगा, इसके अलावा स्प्लीनोमेगैली होगी एंड न्यूट्रोपीनिया, दिस इज नोन एज फेल्टीज सिंड्रोम। इसके अलावा लिम्फेडिनोपैथी मिलेगी, स्किन पिगमेंटेशन हो सकती है, और ऐसे पेशेंट में नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का रिस्क भी इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद स्किन पे हमें क्या मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें मिलती है, दीज आर रूमेटाइड नोड्यूल्स। रूमेटाइड नोड्यूल्स कहाँ पे बनते हैं, जहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं या जहाँ पे एक्सटेंसिव सरफेसेस होती हैं वहाँ पे हमारे पास रूमेटाइड नोड्यूल्स बन जाते हैं, जैसे कि फोर आर्म के एक्सटेंसिव सरफेस पे, टोस में, सैक्रम में। तो ये स्किन की मैनिफेस्टेशन होती हैं, यानी कि ऑलमोस्ट हमारे बॉडी के सारे सिस्टम्स जो हैं वो रूमेटाइड आर्थराइटिस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा इसके अलावा हम जब पढ़ रहे थे टेस्ट वगैरह, हमने डिफरेंट लैब इन्वेस्टिगेशंस पढ़ ली थी। कुछ रह गई थी कि फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट में नर्व कंप्रेशन वगैरह देखनी हो, फिर हम उसके बाद एक्सरे तक हमने पढ़ लिया था, हम एमआरआई पे भी चले जा सकते हैं। उसके अलावा जो बेकर सिस्ट बनती है उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं। और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ एंड में अगर हम चाहें तो जॉइंट एस्पायरेशन भी इन्वेस्टिगेशन में लिख सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वो जो मैं स्टार्टिंग में बताई थी कि ESR CRP रेस्ट होगा, रूमेटाइड फैक्टर पॉजिटिव मिलेगा, एंटी-CCP मिलेगा, और इसके अलावा हमें क्या मिलेगा, हम एक्सरे में वो 4 करेक्टरिस्टिक चीज़ें मिलेगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, अब इसका ट्रीटमेंट आ जाता है। अगर इसमें मोटी मोटी बात याद रखें तो ट्रीटमेंट में हमें पता है कि क्या ट्रीटमेंट होता है इसका। हम इसमें एनासिड्स देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डी मार्स देते हैं, क्योंकि यही है जो इस डिज़ीज़ को क्या करता है, मॉडिफाई करता है और इसकी प्रोग्रेशन को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। जो याद रखने वाली बात है ये है कि डी मार्स में जो ड्रग ऑफ चॉइस है जो हम रूमेटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, दिस इज़ मीथोट्रेक्सेट। उसके अलावा बहुत सारे डी मार्स हैं, वो हम तब डिटेल में पढ़ेंगे जब हम फार्माकोलॉजी का चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है कि एनासिड्स देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, डिमार्ट्स देते हैं। डिमार्ट्स ऐसी ड्रग है जो कि इस डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन को स्टॉप करती है, डिफॉर्मिटीज़ को डेवलप नहीं होते। इसमें मीथोट्रेक्सेट जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है। बाकी ड्रग्स जो है वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर देंगे।